हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, आफियत से होंगे। तो आज हमारा ये लास्ट पार्ट होगा डिमांड एनालिसिस का, पार्ट नंबर 4, और ये लेक्चर नंबर 13 होगा टोटल इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स का। अगर हम पिछले लेक्चर की बात करें, हमने पिछले लेक्चर में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ लिया था। तो मैंने आपको बोला था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है। अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको थोड़ा याद दिला देता हूं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेटा जी क्या होता था। मैंने बोला था आपका, अगर हम मिसाल प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखेंगे, प्राइस की वजह से आपके डिमांड में कितनी चेंज आ जाएगी। तो प्राइस को चेंज करने से आपकी डिमांड में कितनी चेंज आ जाएगी, वही आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता था। अब उसके बाद हमने बोला था कि ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इसको हम कई तरीकों से मेजर कर सकते हैं, यानी माप सकते हैं। पहला उसको बोलते थे प्रोपोर्शनेट मेथड, दूसरा उसको बोलते थे पॉइंट मेथड या ज्योमेट्रिक मेथड। और हमने पॉइंट मेथड में पढ़ लिया था कि ईडी यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कई तरह की होती है, या मिसाल कभी कभार ये इन्फिनिटी होगी, कहां पर ये ग्रेटर देन 1 होगी, कहां पर ये इक्वल टू 1 होगी, कहां पर ये लेस देन 1 होगी, कहां पर ये इक्वल टू 0 होगी। ये सारी चीजें मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई है। अगर आपने अभी तक पिछला लेक्चर नहीं देखा है, आपसे गुजारिश होगी पिछला लेक्चर पहले देख लीजिए और तब जाके आज का लेक्चर भी देख लीजिए। अब आज का लेक्चर जो है वो पर्टिकुलरली मुझे ये पढ़ाना है कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है। यानी अब हमें इस लेक्चर में पढ़ना है कि ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर्स है जो इस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर असर करते हैं, जो इस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर इंपैक्ट करते हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के डिटर्मिनेंट्स क्या है। तो सबसे पहला डिटर्मिनेंट्स जो है आपके स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, उसको बोलते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। जितनी आपको सब्स्टिट्यूट्स ज्यादा अवेलेबल होंगे, याद रखना है जितना मैंने आपको बोला था पिछली बार, एक होता है डिमांड इलास्टिक, दूसरा होता है इन इलास्टिक। सर जी इलास्टिक डिमांड और इन इलास्टिक डिमांड क्या होता है, वो थोड़ा रिपीट कीजिए। मैंने आपको बोला था इलास्टिक डिमांड वो डिमांड होती है। याद रखना पहले बेटा, इलास्टिक डिमांड और इन इलास्टिक डिमांड होता क्या, तभी जाके हम आगे चलेंगे। इलास्टिक डिमांड वो डिमांड होती है जिसमें आपको डिमांड को प्राइस को चेंज करने से, ठीक है, या कोई भी फैक्टर चेंज करने से, जिस पर आपकी डिमांड चेंज होती है, कोई भी फैक्टर चेंज करने से, हम अभी प्राइस की बात करते तो प्राइस की बात करेंगे, आपका प्राइस चेंज करने से अगर आपकी डिमांड पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है, बहुत ही ज्यादा असर पड़ रहा है, उसको बोलेंगे इलास्टिक डिमांड। व्हाइल एज अगर आपने प्राइस चेंज किया मगर उस प्राइस को चेंज करने से आपकी डिमांड पर उतना असर नहीं पड़ रहा है, वो डिमांड आपकी इन इलास्टिक होगी। तो आई होप आपने इन इलास्टिक और इलास्टिक डिमांड को समझा होगा। एक बार और समझ लीजिए, इलास्टिक डिमांड वो डिमांड है अगर आपने किसी भी डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ डिमांड, यानी डिमांड बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है, वो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, लेकिन हम मान के चलते हैं फिलहाल प्राइस को इंक्रीज या डिक्रीज करने से आपकी डिमांड अगर बहुत ही ज्यादा इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, उस पर बहुत ही ज्यादा इफेक्ट हो रहा है, हम बोलेंगे आपकी डिमांड इलास्टिक है। इसी तरह अगर आपने प्राइस को चेंज किया लेकिन उस चेंज की वजह से कोई कंसिडरेबल, कोई ऑब्जर्वेबल चेंज आपको डिमांड में नहीं दिख रही है, उसको बोलते हैं इन इलास्टिक डिमांड। अब यहां तक समझ आ गया। अब जैसे आपकी डिमांड कई सारे चीजों पे डिपेंड करती थी, इसी तरह आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कई सारे चीजों पे डिपेंड करती है, जिसको हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड।
अब हमें देखना है ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है कि भाई हमारी डिमांड कब इलास्टिक होगी कब नहीं होगी, ये किन किन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। अब सबसे पहला चीज़ अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। जितने जितने आपके प्रोडक्ट्स के क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होंगे उतना उतना आपका प्रोडक्ट इलास्टिक, उतना उतना डिमांड जो होगी वो इलास्टिक होगी। सर जी क्या मतलब, देख लीजिए आपका लेज है, आपका बिंगो है, बिंगो और लेज आपस में क्लोज सब्स्टिट्यूट्स है। इसका मतलब ये हो गया अगर लेज वाला थोड़ा ही प्राइस करेगा ना इंक्रीज, मिसाल अगर उसने 10 रुपए पैकेट को 10.5 रुपीज बढ़ा दिया तो लेज की डिमांड कम हो जाएगी, एब्रप्टली उसी समय पे कम हो जाएगी और बहुत कम हो जाएगी। थोड़ा ही इंक्रीज करने से, अगर लेज वाला थोड़ा ही इंक्रीज करेगा ना, क्यों थोड़ा ही इंक्रीज करेगा, उसकी वजह से लेज की डिमांड बिल्कुल घट जाएगी। उसका रीजन ये है क्योंकि लोगों के पास अल्टरनेट है, लोग क्या करेंगे काम, वो बिंगो को प्रेफर करेंगे। इसका मतलब जितने जितने क्लोज सब्स्टिट्यूट्स एक प्रोडक्ट के अवेलेबल है उतनी उतनी डिमांड इलास्टिक है। इसका मतलब यहां पर प्राइस थोड़ा ही बढ़ गया लेकिन उसकी वजह से डिमांड बहुत ही कम हो गई। अगर डिमांड मान लीजिए जब 10 था प्राइस, तब लेज की डिमांड लेट सपोज 1 लाख होती, अब जब 10.5 होगा ना, अब डिमांड 1 लाख नहीं, अब डिमांड 10 भी अगर होगी तो क्या बता सकते हैं। तो डिमांड में कितनी फर्क होगी, हालांकि प्राइस थोड़ा ही इंक्रीज हो गया लेकिन डिमांड में बहुत आसमान जमीन फर्क हो गया। तो यहां पर इलास्टिक डिमांड है ये। तो इसका मतलब जितने क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होंगे प्रोडक्ट के उतनी डिमांड इलास्टिक होगी। लेकिन अगर ये सब्स्टिट्यूट्स नहीं होंगे, लेट सपोज आप समझ लीजिए कि लेज और बिंगो, अब लेज का कोई प्रॉपर सब्स्टिट्यूट, क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। अब क्या होता, अगर लेज का प्राइस इंक्रीज भी होता थोड़ा, अगर डिमांड पहले 10 लाख थी, अब तो भी 10 लाख अगर नहीं होती, कम से कम 9 लाख तो होती ही होती, मिसाल 9.8 लाख सी होती। इसका मतलब हो गया प्राइस इंक्रीज करने से डिमांड तो कम हो गई लेकिन उतनी ज्यादा कम नहीं हो गई, उतना खतरनाक इफेक्ट नहीं आ गया। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि प्राइस को इंक्रीज करने से यहाँ पर डिमांड पर कोई ज़्यादा असर नहीं दिख रहा है। इसलिए हम कहेंगे जितना जितना क्लोज सब्स्टिट्यूट होगा प्रोडक्ट का उतना उतना आपकी डिमांड इलास्टिक होगी। और अगर ये भी समझ लीजिए, अगर आपके पास लेज है, बिंगो है, अगर आपने लेज का प्राइस घटा दिया, इसका डिमांड जो है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसका मतलब जो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, जिन प्रोडक्ट्स के सब्स्टिट्यूट्स क्लोज होते हैं उनकी इलास्टिसिटी बहुत ज्यादा होती है। समझ आ गया। अब समझ लीजिए जैसे मिसाल के तौर पर अब दूसरा है प्रपोर्शन ऑफ कंज्यूमर्स इनकम स्पेंट ऑन अ कमोडिटी। अगर आपका कंज्यूमर उन गुड्स पे कंज्यूम कर रहा है, देखिए जिन गुड्स का इनकम, मतलब देखिए आपकी इनकम है, एक कंज्यूमर की इनकम है, अगर कंज्यूमर अपनी इनकम में से 2 प्रोडक्ट्स खरीदता है, एक प्रोडक्ट्स वो मतलब एक वो जिन पर थोड़ा ही पोर्शन, लिटिल पोर्शन ऑफ इनकम इज स्पेंट, और वो प्रोडक्ट्स जिन पर मैक्सिमम पोर्शन, बहुत ही ज्यादा पोर्शन इनकम का स्पेंड होता है। बता दीजिए अगर लिटिल पोर्शन के प्राइस पे असर पड़ गया, जैसे मिसाल के तौर पर जो ना हम जिन पर हम छोटा छोटा, देखिए जैसे मिसाल अगर मेरी इनकम 10,000 है, मैं टूथपेस्ट को खर्च लाने में कितना पैसा खर्च करूंगा, अपनी इनकम का थोड़ा सा पोर्शन, ज्यादा तो नहीं ना। बूट पॉलिश लानी है, न्यूज़पेपर लाना है, नीडल्स लाने हैं, ये वो वाले प्रोडक्ट्स है जिनको लाने के लिए हम इनकम का थोड़ा ही पोर्शन खर्च करते हैं। अगर आपका वो वाले प्रोडक्ट्स है तो उन प्रोडक्ट्स की डिमांड इन इलास्टिक होगी। क्यों? क्योंकि जब आपका प्राइस उनका ज्यादा होगा, तो लेट अस सपोज अगर अखबार 5 रुपए में है, अगर अखबार 6 रुपए में भी आ जाएगा ना, तो हम बोलेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कोई ज्यादा मसला नहीं है, 5 रुपए की चीज है। इसका मतलब क्योंकि इसका प्राइस कम है, ये छोटे छोटे प्रोडक्ट्स है जिन पर हम अपनी थोड़ी इनकम खर्च करते हैं, अगर उन पर थोड़ा प्राइस बढ़ भी गया ना, डिमांड पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जब डिमांड पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इसका मतलब उनकी इन इलास्टिक डिमांड होती है। वाइल एज अगर उन प्रोडक्ट्स की बात करते हैं जिन प्रोडक्ट्स पर हमारी मैक्सिमम इनकम खर्च होती है, जैसे मिसाल आपने स्कूटर लाया,
आपने लेट अस सपोज आपने लैपटॉप लाया, आपने फ़ोन लाया, ये वो वाले चीज़ है जिन पर हमारी मैक्सिमम इनकम जाती है, मैक्सिमम इनकम हमारी उस पर खर्च हो जाती है। अगर उनके प्राइस को थोड़ा उधर इधर हो गया, उनकी डिमांड कम या ज़्यादा हो सकती है। जैसे मिसाल, अगर लैपटॉप बढ़ गया प्राइस उसकी डिमांड बहुत ही कम हो जाएगी, है ना। यहां पर ऐसा नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इन पर हम बहुत ज़्यादा अमाउंट खर्च करते हैं। जिन चीज़ों पर हम बहुत ज़्यादा अमाउंट खर्च करेंगे उनकी डिमांड पर बहुत असर भी पड़ता है जब उनके प्राइजेस को उधर इधर किया करते हैं हम। ठीक है। अब तीसरा चीज जिन पर हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड करता है, नंबर ऑफ यूजेस। देख लीजिए, जितना आपके पास एक प्रोडक्ट होगा, मान लीजिए ये प्रोडक्ट है, जितने इसके नंबर ऑफ यूजेस होंगे, मान लीजिए एक प्रोडक्ट है मिसाल के तौर पर मिल्क, इसके बहुत सारे यूज़ है। ये मिल्क के लिए भी लगता है, इससे कर्ड भी बनता है, इससे मिल्क बटर भी बनती है, इससे फलाना चीज़ भी बनता है, फलाना चीज़ भी बनता है। इसका मतलब जितने ज़्यादा एक कमोडिटी के, एक प्रोडक्ट के यूज़ होंगे, उतनी डिमांड उसकी इलास्टिक होगी। और जितना जितना उसके कम यूजेस होंगे उतनी उसकी डिमांड इनइलास्टिक होगी। कैसे सर जी? देख लीजिए, इसका मतलब जिसके, इसको क्या बोलते हैं, जिस कमोडिटी के ज़्यादा यूजेस होंगे, बहुत ज़्यादा यूजेस होंगे, अगर हमने उसको क्या कर दिया, उसका प्राइस थोड़ा घटा दिया, वो बोलते हैं जब प्राइस घट गया ना, वो बोलेंगे भाई, जो कंज्यूमर्स होंगे वो बोलेंगे ये तो हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए ज़रूरत लगेगा अगर मिल्क लाएंगे, और ऊपर से प्राइस भी कम हो गया। अगर प्राइस कम हो गया, कंज्यूमर्स ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, उससे भी बहुत बहुत ज़्यादा लाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये प्रोडक्ट अगर इसका प्राइस कम हो गया, ये हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए लगेगा, इसलिए वो ज़्यादा उनकी डिमांड बढ़ती है। वाइल एज अगर कोई प्रोडक्ट है उसका क्या बोलते हैं काम, वो ज़्यादा यूज़ के लिए ये नहीं यूज़ है। मिसाल के तौर पर उसका खाली एक ही यूज़ है, अगर उस प्रोडक्ट का प्राइस कम होगा, उसकी डिमांड तो बढ़ जाएगी, लेकिन उतनी नहीं बढ़ जाएगी जितनी कि उन प्रोडक्ट्स की बन जाएगी जिनका यूजेस बहुत सारे। क्यों? क्योंकि जिन प्रोडक्ट्स के यूजेस बहुत सारे हैं, उन प्रोडक्ट्स कंज्यूमर सोचता है अगर मैं इसको खरीदूंगा, मैं इसको कई सारी चीज़ों में यूज़ कर सकता हूं, इसलिए उसकी डिमांड ज़्यादा उससे भी बढ़ती है। एक तो प्राइस कम हो गया, उससे भी बढ़ती है। प्राइस कम होने के साथ साथ उनको, कस्टमर्स को पता है कि भाई इसके बहुत सारे यूजेस है, तो उसकी वजह से और डिमांड बढ़ती है। तो इसका मतलब वहां पर इलास्टिक डिमांड, थोड़ा ही प्राइस डिक्रीज करने से डिमांड बहुत बढ़ी जाती है। तो इसका मतलब ये यहां पर इलास्टिक डिमांड आ जाएगी। और वो प्रोडक्ट्स जिनके ज़्यादा यूजेस नहीं होंगे, उन पर भी डिमांड तो बढ़ जाएगी, लेकिन उतनी डिमांड नहीं आ जाएगी। इसका मतलब जितना जितना एक प्रोडक्ट के ज़्यादा यूजेस होंगे, उतना उतना उसकी डिमांड इलास्टिक होगी, जितना जितना कम होगी उतना उतना उसकी डिमांड इन इलास्टिक की तरफ चली जाएगी। ठीक है। अब होता है दूसरा चीज़, कंप्लीमेंट्री बिटवीन गुड्स। अगर दो प्रोडक्ट्स कंप्लीमेंट्री है, मिसाल के तौर पर कंप्लीमेंट्री क्या होता है, मिसाल के तौर पर आपके पास कॉफ़ी है, आपके पास शुगर है। कॉफी और शुगर आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है, यानी एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जहां पर कॉफी यूज होगी वहां पर शुगर होगी। ये सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। याद रखना है, जितना आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस बढ़ जाएगा, उतना आपकी डिमांड नहीं घट जाएगी दूसरी चीज की। मिसाल, अगर शुगर का प्राइस बढ़ भी जाएगा ना, कॉफी की डिमांड नहीं घट जाएगी तब तक नहीं घट जाएगा जब तक कि ना कॉफी की भी प्राइस बढ़ जाएगी। इसका मतलब शुगर के प्राइस को इंक्रीज करने से हाँ कम हो सकता है डिमांड, लेकिन उतना ज्यादा कम नहीं होगा। शुगर अगर प्राइस इंक्रीज हो गया, शुगर के प्राइस को इंक्रीज करने से कॉफी की डिमांड तो कम हो जाएगी थोड़ी बहुत, लेकिन उतनी तो कम नहीं हो जाएगी। इसका मतलब ये हो गया कि शुगर के प्राइस, जब गुड्स कंप्लीमेंट्री होते हैं, उनके प्राइसेस जब चेंज होते हैं, उसकी डिमांड पर उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। जब उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, हम कहते हैं डिमांड लगभग इनइलास्टिक ही है। इनइलास्टिक होता है कि डिमांड पर कोई असर नहीं पड़ता है। समझ आ गया? अब इसका मतलब चौथा, फिफ्थ भी समझ लीजिए, टाइम। जितना आप प्रोडक्ट ज़्यादा टाइम आप लोगे, आपकी इलास्टिसिटी उस प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा होगी।
क्यों? क्योंकि जितना आप टाइम ज़्यादा रखेंगे उतना पॉसिबिलिटी होगी कि भाई उस टाइम में उस प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट्स को डिस्कवर किया जाएगा, और जितना जितना आप ज़्यादा टाइम आप लोगे उतना ज़्यादा सब्स्टिट्यूट्स बनने के चांसेस होंगे, और जितना ज़्यादा सब्स्टिट्यूट्स बनने के चांसेस होंगे उतना आपकी डिमांड इलास्टिक बन जाएगी। इसका मतलब छोटे टाइम के लिए, अगर आप शॉर्ट पीरियड के लिए आपकी डिमांड क्या होती है? इन इलास्टिक, लेकिन लॉन्गर पीरियड के लिए आपकी डिमांड क्या होती है? इलास्टिक। याद रखना है, अगर आपको टाइम, अगर आप छोटे टाइम की बात करते हो, छोटे टाइम में आपकी डिमांड जो होती है वो इन इलास्टिक होती है, या आप ऐसे समझ सकते हैं छोटे बड़े टाइम में अगर आप टाइम ज़्यादा रखते हैं उस टाइम में आपकी डिमांड ज़्यादा इलास्टिक होती है एज कंपेयर टू उस टाइम के लिए अगर आपका टाइम छोटा ही है। इसका दूसरा रीज़न ये भी है कि भाई अगर आप छोटे टाइम में देखोगे, छोटे टाइम में जब आप प्रोडक्ट को यूज़ करते हो उस वक्त हैबिट्स डेवलप नहीं होते हैं, लेकिन जब आप लॉन्ग रन पे जाते हो हैबिट्स डेवलप हो जाते हैं। उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? उससे ये फ़र्क पड़ेगा, अगर आप प्रोडक्ट एक्स यूज़ कर रहे थे, हैबिट डेवलप नहीं होता है शॉर्ट टाइम में। जब आप प्रोडक्ट एक्स यूज़ कर रहे थे, अगर आप इसका प्राइस घटाओगे भी, आप इसकी क्या कर सकते हो, जब आप इसकी प्राइस घटाओगे इसका जो इसको क्या बोलते हैं डिमांड है उस पर असर पड़ेगा, क्योंकि आप ये अभी आपको हैबिट नहीं बन गया है। वाइल एज अगर आपका हैबिट डिस्कवर हो गया, आपने हैबिट बना लिया है, ठीक है, तो याद रखना है जब आपका हैबिट्स बन गया आपको फिर असर नहीं पड़ेगा, कोई भी असर डिमांड पर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया शॉर्टर पीरियड में डिमांड इन इलास्टिक होती है, लॉन्गर पीरियड में इलास्टिक डिमांड इलास्टिक होती है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब दूसरा चीज़ है इनकम। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड घट जाएगी। याद रखना है जितनी इनकम बढ़ जाएगी, जब इनकम बढ़ेगी इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया इनकम जब बढ़ेगी, अगर प्रोडक्ट का प्राइस अब इंक्रीज या डिक्रीज हो गया, उसकी वजह से अगर प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो जाएगा, उसकी वजह से कोई फर्क ज्यादा डिमांड पर नहीं पड़ेगी। मिसाल के तौर पर मान लीजिए प्राइस ज्यादा बढ़ गया, वहां से इनकम भी बढ़ गई प्रोडक्ट कस्टमर की। जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है, अगर उसके साथ साथ प्रोडक्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट बढ़ गया, तो डिमांड अगर उससे पहले 10 था, अब भी ये डिमांड 10 ही करेगा। क्यों? इसके पास इनकम भी तो बढ़ गई। इसका मतलब ये हो गया कि जिन लोगों की इनकम ज्यादा होती है उनकी डिमांड इन इलास्टिक होती है। यही हो गया ना इन इलास्टिक, मतलब उनकी डिमांड पर कोई असर नहीं पड़ा, इसीलिए उसको बोलते हैं इन इलास्टिक। इसीलिए याद रखना है जो आप इलास्टिक, जिनकी लो इनकम है उस पर तो असर पड़ेगा, जिन लोगों की इनकम कम है उनकी डिमांड पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। मान लीजिए जिनकी इनकम कम है, अगर प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ गया, उसकी डिमांड लो इनकम ग्रुप्स में बहुत ही कम जाएगी, क्योंकि उनके पास इनकम कम है, वो उतना नहीं खरीद सकते हैं। लेकिन इसका मतलब जब उनकी डिमांड बहुत असर करेगी, इसका मतलब वो इलास्टिक होती है, समझना है। तो इसका मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उन इनकम ग्रुप्स के लिए जिनकी इनकम लो है, उनके लिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू दोज ग्रुप्स जिनकी इनकम ज्यादा है, उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम है। क्यों कम है? क्योंकि जब उनकी इनकम बढ़ गई, अब प्राइस को इंक्रीज करने से उनकी डिमांड पर कोई असर नहीं पड़ता है। जब असर नहीं पड़ता है तो इसका मतलब हाई इनकम वाले जो लोग होते हैं उनकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लो होती है। दूसरा होता है नेचर ऑफ द कमोडिटी। देखिए आप कौन सा प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हो, आप कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहे हो। जैसे मिसाल, अगर आप नेसेसरी वाले प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हो, आपको पता है नेसेसरी वाले प्रोडक्ट जैसे मिसाल साल्ट है, ऑयल है, मैच बॉक्सेस है, टेक्स्ट बुक्स है, वेजिटेबल्स है, अगर इनका प्राइस डिक्रीज या इंक्रीज हो जाएगा ना, ये तो आपको लेने ही लेने हैं। इसका मतलब इनके प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज होने की वजह से डिमांड पर उतना ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। जब उतना असर नहीं पड़ेगा, दैट मीन्स इनकी इन इलास्टिक डिमांड होती है। वाइल एज अगर आप लग्जरीज देखोगे, जैसे मिसाल मतलब जो लग्जरी प्रोडक्ट्स होते हैं, एयर कंडीशनर होगा, गाड़ी होगी, फर्नीचर होगा,
फैशनेबल गारमेंट्स होंगे, उनकी डिमांड इलास्टिक होती है। क्यों? क्योंकि वो ज़रूरत नहीं होती। अगर आपको लगता है कि उनका प्रोडक्ट का प्राइस ज़्यादा बढ़ गया और आप को ज़रूरत भी नहीं है, आप बोलते हो फ़ायदा क्या है, तो इसकी डिमांड घट जाती है और बहुत कम हो जाती है उसकी डिमांड। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि थोड़ा ही प्राइस अगर इंक्रीज़ हो जाता है लग्जरी प्रोडक्ट्स का, उनकी डिमांड पर भी बहुत असर पड़ जाता है। इसलिए उनकी इन इलास्टिक नहीं, इलास्टिक डिमांड है। इलास्टिक डिमांड क्यों? क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। थोड़ा ही प्राइस को इंक्रीज या डिक्रीज करने से आपकी डिमांड पर बहुत असर पड़ जाता है, इसको बोलते हैं इलास्टिक डिमांड। लेकिन जो जॉइंटली डिमांडेड गुड्स है, यानी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ना ही उतना ज़्यादा इलास्टिक डिमांड रखते हैं, ना ही इन इलास्टिक डिमांड रखते हैं। उनको मॉडरेट डिमांड होती है, मॉडरेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है। क्या मतलब? सर जी, अगर हम बात करेंगे, मिसाल के तौर पर हम बात करेंगे यहाँ पे ब्रेड या कॉफी और शुगर की। इससे पहले में मैंने आपको बता दिया, अगर शुगर का प्राइस बढ़ गया, लेकिन उस शुगर के प्राइस के बढ़ने से कॉफी की डिमांड उतनी कम तो हो जाएगी, लेकिन उतनी ज्यादा कम नहीं हो जाएगी कि मतलब लोग कॉफी लेंगे ही नहीं। हाँ, डिमांड तब ज़्यादा आपको कम हो जाएगी जब कॉफ़ी का भी प्राइस बढ़ जाएगा। इसका मतलब इनकी डिमांड जो होती है वो मॉडरेट उनकी इलास्टिसिटी होती है, मॉडरेट, ना ही उतना ज़्यादा इलास्टिक ना ही उतना इन इलास्टिक, बीच में। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ है जिन पर आपका, इसको क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड करता है, पोस्टपोनमेंट ऑफ यूज़। अगर आप किसी प्रोडक्ट को बाद में भी यूज कर सकते हो, मिसाल के तौर पर आपको मकान खरीदना है, आपको क्या करना है, आपको मकान लेना है। जब आप हाउस लेते हो, आप क्या करते हो, आप लोन्स लेते हो, इसको क्या बोलते हैं, बैंक से। अगर फिलहाल लेट सपोज मान लेते हैं अभी मैं बैंक पर गया, वो भी लोन्स पर ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, बताओ क्या आप हाउस खरीदोगे? अरे नहीं खरीदोगे। आप बोलोगे किसको अभी लाना, अभी तो लोन ज़्यादा है, लोन्स पर इंटरेस्ट ज़्यादा देना है, चलो हाउस को भी पोस्टपोन कर देते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर हो गया कि जब लोन्स की इंटरेस्ट बढ़ जाती है, आपका हाउस लेना, आप उसकी डिमांड कम कर देते हो और बहुत कम कर देते हो। इसका मतलब वो प्रोडक्ट्स जिनको आप पोस्टपोन कर सकते हो, उनकी डिमांड इलास्टिक होती है। क्यों? क्योंकि थोड़ा ही प्राइस इंक्रीज करने से आप उसकी डिमांड को बहुत कम पाते हो या बहुत चेंज आ जाती है। इसका मतलब जिन प्रोडक्ट्स को पोस्टपोन किया जाए, जिन प्रोडक्ट्स को पोस्टपोन करना मुमकिन हो, उन प्रोडक्ट्स पर इलास्टिसिटी बहुत ही ज्यादा होती है। उसके बाद हैबिट ऑफ द कंज्यूमर, जिन प्रोडक्ट्स की तरफ कंज्यूमर हैबिचुअल बनता है, यानी उसके बगैर नहीं रहता है, मिसाल सिगरेट। अब सिगरेट का प्राइस अगर बढ़ेगा भी, जो उसका पीने वाला होता है वो उसकी डिमांड को कम नहीं कर लेता है, या टुबाको है, तंबाकू, उसकी डिमांड को भी कम नहीं होता। क्यों? क्योंकि हैबिट हुए इसको, अब इसको चाहिए ही चाहिए। इसका मतलब उसकी डिमांड इन इलास्टिक होती है। इसका मतलब जितना प्रोडक्ट आपका हैबिचुअल होगा, उतना डिमांड उसकी इन इलास्टिक होगी, यानी प्राइस डिक्रीज या इंक्रीज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा डिमांड पर। इसी तरह अगर आपका इसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट हैबिचुअल नहीं है, वो आपका हैबिट में नहीं आ गया है, उसकी फिर डिमांड इलास्टिक होगी। समझ आ रहा है? उसके बाद प्राइस लेवल, जितना आप उस प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ाओगे, प्रोडक्ट के प्राइस को बढ़ाओगे या घटाओगे, उस पर भी आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिपेंड करेगी। अगर आपका प्राइस बड़ा है, हाई है, उस वक्त इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि जब आप प्राइस को ज्यादा बढ़ा देते हो, मिसाल के तौर पर आपने प्राइस, लेट सपोज आपने अभी मोबाइल कोई खरीदा, उसकी प्राइस है 10,000, मान लीजिए आप 5 दिन के बाद ये 30,000 हो जाएगा। बताओ इसकी डिमांड पर कितना असर पड़ेगा? अरे भाई 100% असर पड़ेगा, अब तो वो खरीदेगा ही नहीं कोई। इसका मतलब जब आप हाई ज्यादा प्राइस रखोगे, उस वक्त डिमांड पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। दैट मीन्स उस वक्त डिमांड इलास्टिक होगी, बहुत ज्यादा इलास्टिक होगी। और याद रखना है, अगर आपने प्राइस कम रख लिया
उस वक्त भी इलास्टिसिटी होगी कुछ ना कुछ, लेकिन कम इलास्टिसिटी होगी, उतना ज़्यादा। मिसाल के तौर पर आपने 10,000 प्राइस था, आपने 5 दिन के बाद इसका प्राइस लेट्स सपोज 10,100 कर दिया, बताओ क्या इसकी डिमांड बढ़ जाएगी या घट जाएगी? तो लगभग तो असर ही नहीं पड़ेगा, डिमांड पर उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। बोलेगा भाई 100 से कौन सा फ़र्क पड़ता है, लेकिन 10,000 से 30,000 तक 20,000 का फ़र्क था, उस वक्त डिमांड ज़ीरो ही हो जाती, बिल्कुल डिमांड पर आसमान ज़मीन का फ़र्क हो जाता। लेकिन जब आपका 100 रुपया थोड़ा बढ़ गया, यानी ज़्यादा नहीं, आपका लो ही प्राइस बढ़ गया, उस वक्त आपको क्या हो जाएगा काम, उस वक्त आपकी डिमांड पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यह हो गया, जब आपका प्राइस ज़्यादा हाई रखते हो प्रोडक्ट का, उस वक्त डिमांड इलास्टिक होती है। जब आपका प्राइस लोअर होता है तब आपकी डिमांड इन इलास्टिक होती है। इन इलास्टिक क्यों? क्योंकि डिमांड पर कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। तो ये आपके थे डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ डिमांड। अब जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब जैसे हमने बोला कि भाई प्राइस को चेंज करने से आपकी डिमांड कितनी इंक्रीज या कितनी डिक्रीज हो जाएगी, वो आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था। इसी तरह आपके पास दूसरा टाइप आ जाएगा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे प्राइस था, अब किसको हम बोलेंगे? इनकम। इनकम क्या होती है? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलेगी इनकम चेंज होने की वजह से डिमांड पर कितनी चेंज हो जाएगी। जब एक कंज्यूमर की इनकम चेंज हो जाएगी, उस इनकम के चेंज होने से डिमांड पर क्या चेंज हो जाएगी, वही आपकी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। दूसरा होता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है अगर आपके प्राइस ऑफ द रिलेटिव गुड्स, एक होता है प्राइस उसी गुड का, दूसरा होता है प्राइस ऑफ रिलेटिव गुड्स, जिसमें कंप्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स होंगे। अगर उनके प्राइसेस इंक्रीज या डिक्रीज हो गए, यानी उनके प्राइसेस चेंज हो गए, उस प्राइस के चेंज होने की वजह से आपकी डिमांड पर क्या चेंज आ जाती है, उसको बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चौथा होता है एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आपके एडवर्टाइजिंग करने या न करने से, आपके एडवर्टाइजिंग कॉस्ट बढ़ने या न घटने से डिमांड कितनी बढ़ती है, डिमांड कितनी कम होती है, वही आपका एडवर्टाइजिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। आई होप आपने ये चीजें अच्छे से समझी होंगी। अब लास्ट वाला टॉपिक क्या है? लेवल्स और डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मैंने आपको पिछली बार भी बोला प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत सारे तरह के होते हैं। मिसाल कभी एक होगा इन्फिनिटी, कभी ये होगा इक्वल टू 1, कभी ये होगा इक्वल टू 0, कभी ये होगा ग्रेटर देन 1, कभी होगा ये लेस देन 1। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बोला था, इनको थोड़ा डिटेल से पढ़ लेते हैं, थोड़ा ग्राफिकल इसका रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं। तो चलिए, पहला है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, यानी जब आपका ईपी इन्फिनिटी होगा। ईपी मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा? इन्फिनिटी। ये कब होता है? जब आपका प्राइस चेंज नहीं होगा उतना, जब आपका प्राइस चेंज ही नहीं हो जाएगा लेकिन डिमांड बढ़ जाएगा। अरे भाई डिमांड बढ़ जाएगा, डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, लेकिन प्राइस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, प्राइस तब भी सेम है। तो उस वक्त जो डिमांड होगी वो परफेक्टली इलास्टिक होगी। इसका मतलब ये भी समझ लीजिए, अगर आपने प्राइस को सेम ही रख लिया, उस प्राइस को सेम रखने पर डिमांड इन्फिनिटी पहुंच जाती है। डिमांड कहां पहुंच जाती है? इन्फिनिटी पहुंच जाती है। उस डिमांड को बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। जैसे आप ग्राफ पे देख रहे होंगे, जब प्राइस पी था डिमांड समझ लीजिए 1 थी, जब प्राइस पी था डिमांड बढ़ रही है लेकिन प्राइस सेम है, जब डिमांड 3 है प्राइस तो भी सेम। इसका मतलब प्राइस सेम ही है लेकिन डिमांड बढ़ती रही है, बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये हो गया, इसको बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। प्राइस को कुछ इंक्रीज नहीं किया, चलो मान लेते अगर थोड़ा ही इंक्रीज किया, लेकिन उसकी वजह से डिमांड इन्फिनिटी तक चली जाती है, लास्ट में इन्फिनिटी तक पहुंच जाती है। इसका मतलब ये हो गया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तब परफेक्ट होगी जब थोड़ा ही चेंज करने से डिमांड इन्फिनिटी हो जाएगी, तब हम कहेंगे कि हमारी डिमांड परफेक्टली इलास्टिक है। समझ आ गया? तो इसका मतलब थोड़ा ही प्राइस इंक्रीज करने से,
थोड़ा ही, या प्राइस अगर इंक्रीज भी नहीं होगा, अगर मान लेते थोड़ा ही इंक्रीज हो गया, उस थोड़े इंक्रीज होने की वजह से आपका प्रोडक्ट की डिमांड बहुत बढ़ती है, बहुत बढ़ती है। बहुत का मतलब इन्फिनिटी तक हो जाती है। ऐसी डिमांड जहां पर थोड़ा ही चेंज करने से, थोड़ा ही प्राइस को चेंज करने से आपकी डिमांड इन्फिनिटी बढ़ जाती है, इन्फिनिटी तक आ जाती है, उस डिमांड को बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ठीक है। अब लेकिन यह भी समझ लो, अगर आपके प्राइस को थोड़ा ही, प्राइस अगर बढ़ेगा, अगर आपका प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड इन्फिनिटी नहीं हो जाएगा, अगर आपका प्राइस थोड़ा ही कम हो जाएगा तो डिमांड इन्फिनिटी तक जाएगा। तो उस डिमांड को बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। और ये कैसे दिखाते हैं, अगर ये ग्राफिकली दिखाएंगे, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में एक पैरेलल लाइन होती है टू द एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब यहां पर हमने ये सीखा कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड वो डिमांड होती है जहां पर प्राइस चेंज न होने की वजह से डिमांड इन्फिनिटी तक पहुंच जाती है। प्राइस चेंज ही नहीं होता है लेकिन डिमांड तो भी बढ़ता है, डिमांड तो भी घट सकता है, चेंज प्राइस नहीं होगा। ऐसी डिमांड को बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है। अब इसके बाद दूसरा, उसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। क्या मतलब, मतलब ये अगर प्राइस को डिक्रीज हो गया, अगर ये आपका एक्स कमोडिटी है, अगर इसका प्राइस इंक्रीज हो गया, अगर इसका प्राइस डिक्रीज हो गया, इस डिक्रीज या इंक्रीज करने की वजह से इसकी डिमांड पर जरा सा भी असर न पड़े, थोड़ा सा भी असर न पड़े, उस डिमांड को कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। जैसे ये समझ लीजिए, इसको कैसे हम ड्रॉ करते हैं, इट इज अ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस, पैरेलल टू विच एक्सिस, वाई एक्सिस। जैसे समझ लीजिए ये आपके पास परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड है, इसकी डिमांड यहां तक है, ये डिमांड है, लेकिन जब प्राइस P3 है तो भी यही डिमांड, प्राइस P2 है तो भी इतनी ही डिमांड, प्राइस P1 है, चाहे प्राइस आप कम कर रहे हो, ज्यादा बढ़ा रहे हो, कम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो प्राइस को, डिमांड आपकी चेंज नहीं हो रही है, इसको बोलेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। समझ आ रही है बात। अब उसके बाद नेक्स्ट डिमांड जो है उसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी क्या होता है आपको पता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है भाई, अगर हमारे पास प्रोडक्ट एक्स है, एक्स के प्राइस को इंक्रीज या डिक्रीज करने से इसकी डिमांड पर क्या असर पड़ता है, वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। लेकिन जितना चेंज प्राइस ऑफ एक्स में आ जाएगा, अगर उतनी ही चेंज उसकी डिमांड में भी आ जाएगा, अगर प्राइस ऑफ एक्स में जितना चेंज आपने किया, अगर उतना ही चेंज उसकी डिमांड में ही भी आएगा, उस डिमांड को कहते हैं यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ये पढ़ लीजिए, द डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक व्हेन द प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, जितना इसमें प्राइस में चेंज होगा रिजल्ट्स इन द सेम चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड में उतना ही परसेंटेज चेंज होगा। जैसे मिसाल, अगर प्राइस में लेट सपोज 5% बढ़ गया प्राइस, तो डिमांड में भी 5% बढ़ जाएगा। अगर ऐसा है कि प्राइस 5% बढ़ गया और डिमांड भी 5%, लेट सपोज अगर 5% बढ़ नहीं जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, प्राइस और डिमांड होते हैं इनवर्सली रिलेटेड। अगर 5% बढ़ जाएगा प्राइस, डिमांड 5% ही घट जाएगी। ऐसे इलास्टिक डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कहते हैं यूनिटरी। ये वन है। और जिस इसको क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी, जिस डिमांड की यूनिटरी इलास्टिक डिमांड होती है, उसका जो शेप होती है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। आप समझ लीजिए कुछ इस तरह, ये आपका डिमांड कर्व है, ये आपकी डिमांड कर्व है, तो ये डी ये, अब समझ लीजिए डिमांड कर्व है। हमने इस पर 2 पॉइंट्स लिए, R0 R1। अब जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 होता है ना, याद रखना है, अगर आप एरिया इसका लोगे, दैट मीन्स P0 R0 OP, यानी ये एरिया और ये वाला एरिया जिसको मैं रेड कलर से अब दिखाऊंगा, ये वाला एरिया, ये दोनों एरियाज जो होंगे ये दोनों बराबर होंगे एक दूसरे के। इसका मतलब ये हो गया, सिंपल सी बात है। और समझ लो,
अगर आपका प्रोडक्ट है लेट्स सपोज एक्स, अगर आपने प्राइस इसका चेंज किया, अब इसके प्राइस में जितने परसेंट चेंज होगी, अगर उतने ही परसेंट चेंज इसकी डिमांड में भी होगी, उस वक्त कहते हैं हम कि भाई इसका जो इलास्टिसिटी है वो 1 के बराबर है। समझ आ रही है? और याद रखना है, जब आपकी इलास्टिसिटी 1 के बराबर, मैंने इससे पहले भी पढ़ा है, अगर आपका एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड अगर आपने पढ़ा होगा, जब आपकी डिमांड 1 होगी, आपका एक्सपेंडिचर जो होता है वो चेंज नहीं होता है, वो कांस्टेंट ही रहता है। याद है ना? इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे, वो हमारा है रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। सर जी इलास्टिक डिमांड क्या होता है? जब आपका डिमांड ग्रेटर देन 1 होगा, यानी 1 से बड़ा होगा। दैट मीन्स, इसका मतलब ये समझ लीजिए, आपके पास एक्स प्रोडक्ट है, आपने प्राइस ऑफ एक्स को लेट्स सपोज इंक्रीज किया बाई 5%, तो डिमांड अगर बहुत ही ज्यादा उसमें चेंज आ जाएगी, ठीक है? डिमांड में 5% नहीं, डिमांड लेट्स सपोज 15% नहीं, लेट्स सपोज 75% उसका डिक्रीज हो जाएगी डिमांड। अगर आपने प्राइस को इंक्रीज किया और प्राइस को इंक्रीज करने, थोड़ा ही इंक्रीज 5% इंक्रीज किया, लेकिन उसकी वजह से 75% डिक्रीज हो गया डिमांड, ऐसे डिमांड को कहेंगे रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड, यानी ईपी ग्रेटर देन 1, डिमांड ग्रेटर देन 1। इसका मतलब जितनी चेंज आप प्राइस में ला रहे हो, उससे कहीं ज्यादा चेंज, उसके डिमांड में आ रही है, ऐसी डिमांड आपकी ग्रेटर देन 1 होगी। ऐसी डिमांड, उसका कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा? ग्रेटर देन 1। और ये भी रखना है, जब आपका डिमांड बढ़ जाता, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 हो जाता है, आपका जो एक्सपेंडिचर होता है वो डिक्रीज हो जाता है। एक्सपेंडिचर जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, लेकिन कब? जब प्राइस इंक्रीज होता है। और आपका एक्सपेंडिचर जो होता है वो बढ़ जाता है, लेकिन कब? जब प्राइस डिक्रीज हो जाता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है कि भाई आपका एक्सपेंडिचर, आपकी डिमांड तब होती है ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तब होती है ग्रेटर देन 1, जितना चेंज प्राइस में आ जाता है, जितना परसेंटेज चेंज प्राइस में आ जाता है, उससे कहीं ज्यादा चेंज उसके डिमांड में आ जाता है इन परसेंटेजेस, तो उसको बोलते हैं हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है। और याद रखना है, जब ग्रेटर देन 1 होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, उस वक्त जो एक्सपेंडिचर होता है वो कम हो जाता है जब प्राइस बढ़ता है। जब प्राइस बढ़ता है कम हो जाता है, लेकिन जब प्राइस घटता है एक्सपेंडिचर बढ़ता है, ठीक है? और याद रखना है, जैसे इससे पहले हमने बोला, जब हमारी डिमांड 1 थी, ये एरिया और ये एरिया तब 1 होता था, लेकिन यहां पर 1 नहीं होगा। जो हमारे पास ये एरिया है और जो हमारे पास ये एरिया है, इस एरिया का OQ1P2 ये वाला एरिया बड़ा होता है एज कंपेयर टू ये वाला। ये क्या डिपिक्ट करता है? ये डिपिक्ट करता है, देखिए जब हम ये वाली डायग्राम लेते हैं, ये वाला फिगर, इसका एरिया हम तब लेते हैं जब प्राइस घट जाता है। हमने अभी बोला जब प्राइस घट जाता है एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, इसीलिए इसका एरिया जो होता है, देखिए ये लो प्राइस पर लिया गया, ये प्राइस हायर है, दिस इज हायर प्राइस लोअर प्राइस, हायर प्राइस पर एक्सपेंडिचर कम होता है, इसीलिए ये जो ये शेडेड पोर्शन है ये एक्सपेंडिचर डिनोट करता है। इसका मतलब ये हो गया, जब प्राइस हाई होगा उस वक्त जो एक्सपेंडिचर होगा वो कम होगा एज कंपेयर टू जब लो होगा प्राइस, इसीलिए इसका एरिया ज्यादा आ रहा है और ये एरिया कम आ रहा है। अब इसी तरह आपका लास्ट वाला पोर्शन आ जाएगा, जब आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होगी, यानी ईपी इज लेस देन 1। वो कब होगा? जब आपके पास प्रोडक्ट एक्स होगा और प्रोडक्ट इसका प्राइस चेंज करने से जितना, लेट्स सपोज आपने अगर इसमें 5% चेंज किया और इसके डिमांड में 5% नहीं, उसमें 2% चेंज हो गया, इसका मतलब ये हो गया आपने प्राइस को चेंज किया, लेकिन उसकी वजह से उतना परसेंटेज डिमांड में नहीं हुआ, उस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कहेंगे इट इज लेस देन 1, ठीक है? और याद रखना है, जो इसकी डिमांड कर्व होती है वो स्टीपली स्लोपिंग होती है। वो क्या होती है?
और याद रखना है इसका मतलब ये हो गया कि जब आपका ईपी लेस देन 1 होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होता है, जब आपका प्राइस बढ़ता है, जब आपका प्राइस बढ़ता है, जब आपका प्राइस बढ़ता है, आपका एक्सपेंडिचर जो होता है वो भी बढ़ता है। जब आपका प्राइस घटता है, आपकी जो इसको क्या बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, सॉरी एक्सपेंडिचर जो है वो भी कम हो जाता है। इसका मतलब याद रखना है ऐसा अगर हो रहा है वो आपका कब होगा, जब आपका ईपी लेस देन 1 होगा। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। इसीलिए अगर आप ये वाला देख रहे हो जहां पर प्राइस कम है, जहां पर प्राइस कम है, ठीक है, यानी OQ1 OQ2P2 जहां पर प्राइस कम है वहां पर एक्सपेंडिचर भी आपको कम आएगा एज कंपेयर टू अगर प्राइस ज्यादा है एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा। तो ये आपको क्या दिखा रहा है, रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है, तो इसका मतलब ये चीज इसमें याद रखना है कि भाई जब प्राइस फॉल होगा आपका एक्सपेंडिचर भी क्या होगा, फॉल होगा। जब प्राइस घट जाए बढ़ जाएगा तब एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है। अब इसको समराइज करते हैं जो हमने पढ़ लिया। जब ईपी इंफिनिटी होता है उसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा ही चेंज करने से आपकी डिमांड इंफिनिटी आ जाएगी। चेंज इन डिमांड क्या होगी, इनफाइनाइट। अब इसकी शेप क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। जब आपकी ईपी 0 होती है उसको बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक, यानी प्राइस को चेंज करने से डिमांड पर कोई असर नहीं पड़ता है। उसको कैसे दिखाते हैं, वर्टिकल लाइन से। अब ईपी इज इक्वल टू 1 उसको बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिक। इसका मतलब जितना आपका प्राइस को चेंज कर, जितने परसेंट आपने प्राइस को चेंज किया उतने ही परसेंट आपको डिमांड में भी चेंज आ गई, उसको बोलते हैं यूनिटरी। उसको कैसे दिखाते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। जब आपकी ईपी लेस देन 1 होती है, लेस देन 1 कब होती है, उसको क्या बोलते हैं, रिलेटिवली इनइलास्टिक। और तब क्या होता है, तब जितना आपने परसेंटेज चेंज प्राइस में किया उससे कम परसेंटेज चेंज डिमांड में आता है, उसको बोलते हैं रिलेटिवली इनइलास्टिक। और उसकी मतलब कैसे दिखाते हैं डायग्राम में, उसका स्लोप होता है स्टीपर कर्व होती है। और याद रखना है हमारी डिमांड इलास्टिक कब बनती है, रिलेटिवली इलास्टिक, यानी ईपी ग्रेटर देन 1 वो बनता है जब आपका प्राइस में जितने परसेंट चेंज होगा उससे कहीं ज्यादा उसकी डिमांड में चेंज होगा तब। और याद रखना है तब आपकी जो डिमांड कर्व होगी वो फ्लैटर होगी। याद रखना है अगर ये डिमांड कर्व है, जितना जितना डिमांड कर्व, ये समझ लीजिए अगर डिमांड कर्व है जैसे जितना जितना डिमांड कर्व, मान लीजिए पहले ऐसे थी, फिर पहले ऐसे थी, फिर चेंज हो गई, फिर और ऊपर ऊपर ऊपर, जितना जितना डिमांड करूँ फ्लैटर 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 बन जाएगी, उतना उतना जितना जितना फ्लैट, देखो जितना जितना ये फ्लैट बन जाएगा ना उतना उतना ये पैरेलल बन जाएगा टू द एक्स एक्सिस। जितना जितना ये पैरेलल बन जाएगा टू द एक्स एक्सिस उतना उतना इसकी इलास्टिसिटी बढ़ जाएगी। याद रखना है जितना जितना एक करूँ डिमांड करूँ फ्लैटर होगी उतना उतना उसकी ज़्यादा इलास्टिक बढ़ जाएगी, इलास्टिसिटी बढ़ जाएगी। तो आई होप आपने इन चीज़ों को समझ लिया होगा। तो यहाँ तक हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड खत्म हो गया और डिमांड एनालिसिस भी खत्म हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा होगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे और इंशाल्लाह इसके एमसीक्यूज भी डिस्कस हो जाएंगे। तो आई होप आपने इस लेक्चर को एंजॉय किया और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स में व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, जहाँ जहाँ पॉसिबल है इसको शेयर करना ना भूले। तो इंशाल्लाह हम मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए खुदा हाफिज।